नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी और आप देख रहे हैं जागरण ग्लोबल। इजरायल और हमास के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। इजरायल अब गाजा पर हेवी बॉम्बिंग कर रहा है। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये कि इजरायल हमास की सुरंगों में बाढ़ लाने की तैयारी में, जिन्हें आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग विस्तार में जानते हैं कि हमास सुरंग के जरिए कैसे ऑपरेट करता है, इजरायल को इन सुरंगों से क्या परेशानी है और अब इजरायल हमास की इन सुरंगों में पानी भरने की तैयारी में आखिर क्यों है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया था, जिसमें इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और हमास का अस्तित्व खत्म करने की कसम खाई। लेकिन हमास का समूल विनाश करने के लिए इजरायल के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि फिलिस्तीन में जमीन के अंदर मौजूद हमास की सुरंगों में घुसकर हमास का खात्मा कैसे करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमास ने गाजा में जमीन के अंदर सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से ये संगठन ऑर्गेनाइज होता है और इजरायल पर सभी हमलों की प्लानिंग यहीं से की जाती है। यहां तक कि हमास का गोला बारूद का स्टॉक भी इन्हीं सुरंगों में रखा जाता है। हमास के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कई जानकार ये कहने लग गए थे कि हमास और इजरायल का युद्ध काफी लंबे समय तक जारी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इजरायल और हमास की ये जंग 10 साल तक जारी रह सकती है, क्योंकि इजरायल जो गाजा में करना चाहता है वो उसे पूरा करने में 10 साल लेगा। हालांकि इसके पीछे तर्क ये था कि इजरायल जब गाजा पर बॉम्बिंग करता है तो कई निर्दोष बच्चे और औरतें मारी जाती हैं और इनके परिवार के लोग गुस्से में आकर हमास को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब इजरायल ने इस युद्ध को जल्दी खत्म करने और हमास को नष्ट करने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे बिना गोला बारूद का प्रयोग करे हमास की सुरंगों का जाल नष्ट किया जा सकता है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल अब हमास की सुरंगों में भूमध्य सागर का पानी भरने जा रहा है, जिससे सुरंग के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे और हमास के आतंकियों को मजबूरन बाहर निकलना होगा। और अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी कब्र सुरंग के अंदर ही बन जाएगी। इसके अलावा सुरंग में पानी भरने की वजह से हमास का गोला बारूद भी काफी हद तक नष्ट हो जाएगा। इससे इजरायल को बेनिफिट ये होगा कि इससे युद्ध में इस्तेमाल होने वाला इजरायल का पैसा बचेगा। अब चलते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर नेपाल से है। दुनिया में इस समय ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र है और जिन देशों में राजतंत्र या तानाशाही है उस देश के लोग लोकतंत्र लाने के प्रयास में। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में इस समय सेना का शासन है और यहाँ के लोग अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए लगातार अपनी सेना के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तो इन लोगों ने अपने देश की सेना के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है। वहीं भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल है। यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ के लोग अपने देश में लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं और काफी बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नेपाल के लोग अपने देश में राजतंत्र को प्रमोट क्यों कर रहे हैं और नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास क्या है। नेपाल के लोग इस समय अपने देश में वापस राजशाही को लाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें आप इन फोटोज में देख सकते हैं। नेपाल के लोग यहाँ की तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में इस समय पुष्पा कमल दहल की सरकार है। अब एक नजर डालते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास क्या है। नेपाल में पहली बार 18 फरवरी 1951 को लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल में आज भी इसे लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले पिछले 200 साल में नेपाल में शाह डायनेस्टी का शासन था। हालांकि नेपाल में ये लोकतंत्र काफी लंबे समय तक नहीं चल सका। नेपाल के महाराजा श्री त्रिभुवन का निधन हो चुका था, जिन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की थी। उसके बाद राजा महेंद्र ने सत्ता संभाल ली। राजा महेंद्र लोकतंत्र को कतई पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद भी राजा महेंद्र ने 1959 में नेपाल में आम चुनाव कराए। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला और श्री बीपी कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 15 दिसंबर 1960 को अचानक राजा महेंद्र ने इस सरकार को समाप्त कर संसद भंग कर दी और नेपाली कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया और इन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। राजा महेंद्र का मानना था कि जिस व्यक्ति ने कभी शासन नहीं किया हो वो व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाए तो भ्रष्टाचार करता है। इसके साथ ही राजा महेंद्र ने पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कर दी। 1959 में संविधान को रद्द कर राजा महेंद्र ने 1962 में एक नया संविधान बनाया, जिसमें पंचायती राज प्रणाली की बात कही गई थी। 31 जनवरी 1972 को राजा महेंद्र की मृत्यु हो गई थी और श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नए राजा बने। 1962 के संविधान को 1990 में बदला गया। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों के आंदोलन के बाद 8 अप्रैल 1990 को महामहल को घेरकर लोगों ने महाराज वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव से यह आश्वासन लिया कि नेपाल में अब बहुदलीय राज प्रणाली व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार वहां बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई। लेकिन इसके बाद करीब एक दशक तक नेपाल को कम्युनिस्ट माओवादी उग्रवाद का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही 240 साल से चली आ रही शाह डायनेस्टी का भी अंत हो गया और 2015 में एक नए संविधान को अपनाया गया।
नेपाल 2015 के संविधान लागू होने से पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2015 में जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, तब से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। यानी नेपाल के संविधान से सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई। लेकिन अब नेपाल के नागरिक फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र और देश में फिर से राजतंत्र लाना चाहते हैं, क्योंकि ये नागरिकों का मानना है कि जब नेपाल में राजतंत्र था तब नेपाल में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि नेपाल में इस समय लोग अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और नेपाल के लोकतंत्र का इतिहास क्या है। आपको ऐसे ही किसी देश दुनिया के टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक में उसे शामिल किया जाए।